हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टैसिस। तो हीमोस्टैसिस होता क्या है? तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके कभी चोट लगती है, आपकी इंजरी होती है और आपके खून निकलता है, तो वो खून ऐसा नहीं है कि हमेशा निकलता रहेगा। तो उसका निकलना कभी ना कभी बंद हो जाता है और वो चोट लगने के विद इन मिनट्स निकलना बंद होता है। और जिस प्रोसेस से होता है उसको हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस। इसके नाम को ही देख के पता चल रहा है इसके वर्ड में क्या क्या आ रहा है, हीमो एंड स्टैसिस। हीमो यहाँ पे ब्लड को डिनोट कर रहा है एंड स्टैसिस यहाँ पे ब्लड के फ्लो को रुकने को डिनोट कर रहा है। तो हीमोस्टैसिस रिफर्स टू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग एंड मेंटेन वस्कुलर इंटीग्रिटी फॉलोइंग इंजरी टू ए ब्लड वेसल। अब ना इसको हम एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं। सपोज करते हैं ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल है। अब किसी इंजरी की वजह से जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो चुकी है और ब्लड का बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो गया है, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो चुकी है और जो ब्लड है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है। अब जिस पोर्शन की ब्लड वेसल रप्चर हुई है वहाँ की एंडोथीलियम क्या करेगी, कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगी जिनको हम बोलेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और जो फाइब्रिन है वो क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट में हेल्प करेगा। अगर आपने मेरा प्लाज्मा प्रोटीन्स वाला वीडियो देखा है तो हमने वहाँ बात की थी कि फाइब्रिनोजन एक ऐसा टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। क्लॉट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, जहां भी इंजरी हुई है उसको एरिया को सील कर देता है जिससे कि ब्लड का फर्दर लॉस नहीं होता। तो वो एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल थी जिसकी इंजरी हुई और इंजरी की वजह से ब्लीडिंग होने लगा। अब इस ब्लड को हमें वेस्टेज से रोकना है। तो जहाँ की ब्लड वेसल डैमेज हुई थी वहाँ की एंडोथीलियम क्या रिलीज करेगी, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करेगी। वो क्लॉटिंग फैक्टर क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिन क्या है, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से क्लॉट का डेवलपमेंट हो जाएगा और जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे ना एक छोटा सा लूप होल है। लूप होल क्या है कि ये जो प्रोसेस हो रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, टाइम कंज्यूमिंग है और इस प्रोसेस के होने का अगर अपन ने वेट किया तो हमारा बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो इस ब्लड लॉस से बचने के लिए हम साथ में कुछ और प्रोसेसेस भी करेंगे। तो जहाँ पे ब्लड वेसल रप्चर हुई ना उसके आसपास की ब्लड वेसल का वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, कुछ टाइम के लिए जो ब्लड फ्लो है वो इतना स्लो हो जाएगा कि इन केस अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू भी होती है ना तो ज़्यादा ब्लड का लॉस नहीं होगा। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा वो रिड्यूस होगा जिससे कि ब्लड लॉस भी हमारा कम होगा। इमीडिएट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हेल्प इन रिड्यूसिंग ब्लड लॉस। हालांकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड लॉस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया, लेकिन हमारी बॉडी और अडेप्टिव मेजर करती है जिससे कि ब्लड लॉस और ज़्यादा डिक्रीज हो। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करेगी। अब यहाँ जगह कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर ना एक और कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट। जैसे ही ये जो प्लेटलेट है वो हमारी डैमेज्ड एंडोथीलियम के कांटेक्ट में आता है, देखो जब एंडोथीलियम ना डैमेज होती है तब वो कोलेजन रिलीज कर देती है और जैसे ही प्लेटलेट इस कोलेजन के कांटेक्ट में आता है, अब जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है ना वो भी 3 स्टेप्स के अंदर होगा, अडहेशन, एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन। अडहेशन, एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन। तो जैसे मैंने बताया था कि जो प्लेटलेट है वो जैसे ही डैमेज्ड एंडोथीलियम और कोलेजन के कांटेक्ट में आएगा वैसे वो थोड़ा स्टिकी हो जाएगा और जहां ब्लड वेसल की इंजरी हुई है उस एरिया को सील करने की कोशिश करेगा। अब ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर जो इंजरी हो रखी थी, तो अब प्लेटलेट क्या करेगा, प्लेटलेट जहाँ पे जो डैमेज एंडोथीलियम है इससे कांटेक्ट में आएगा, कोलेजन की कांटेक्ट में आएगा और थोड़ा स्टिकी हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे एग्रीगेट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। धीरे 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 अडेयर होगा और इसको पूरा सील करने का कोशिश करेगा। अब इसके एडेशन में एक फैक्टर हेल्प करता है, वो कौन सा फैक्टर है, वॉन विलेब्रेंड फैक्टर। अब जो प्लेटलेट्स थी वो स्टिकी क्यों हुई थी, क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में आई थी, डैमेज्ड एंडोथीलियम और कोलेजन के। अब जो एक बार स्टिकी होके क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करने लग जाती है वो प्लेटलेट भी कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करती है जिससे कि फर्दर प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है और ऐसा जब होता रहता है तो प्लेटलेट्स के एग्रीगेट का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेट्स। और इस टाइम तक जो हमारा फाइब्रिनोजन था वो भी फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है।
तो जो हमारा फाइब्रिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बनना स्टार्ट हुआ था, तो वो बनता एंड में है, तो इसको हम क्या, ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, थर्ड। सबसे फर्स्ट में होगा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और थर्ड होगा कोएगुलेशन, और वो कौन कराएगा, फाइब्रिन। अगर आप ध्यान से देखो तो प्लेटलेट प्लग जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें बहुत सारे गैप है ना, और उन गैप में क्या हो रहा है, ब्लड अभी भी लीक कर रहा है वहाँ से। तो जो फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स है ना, फाइब्रिन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है ना, तो वो फाइब्रिन के स्ट्रैंड क्या करेंगे, इन गैप्स को सील कर देंगे और क्लॉट को स्टेबलाइज कर देंगे। तो ये क्या करेगा, गैप को सील कर देगा और क्लॉट फॉर्मेशन को स्टेबलाइज कर देगा। तो ये पूरी कहानी समझ में आई क्या? अब इसको ना एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले अब ना हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे कि जैसे ही ब्लड वेसल में इंजरी हुई तो वैसे टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इंजरी होते ही पहले क्या होगा, इमीडिएट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि इमीडिएटली ब्लड के लॉस को रिड्यूस कर देगा। फिर होगा प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो डैमेज्ड एंडोथीलियम थी और जो कोलेजन था उसके कांटेक्ट में जब प्लेटलेट्स आएंगे तो वहाँ पे वो अडहेर होना स्टार्ट कर देंगे। और इसके अडहेरेशन में कौन सा फैक्टर हेल्प करेगा, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, VWF। अब जो प्लेटलेट एक बार एडहेर हो चुके हैं वो कुछ और फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो कि फर्दर एडहेशन को प्रमोट करेगा, और इवेंचुअली ऐसा होते 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 एक प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स ने यहाँ क्या बना दिया है, एग्रीगेट के फॉर्म में इस गैप को सील करने का ट्राई किया है। तो ये खत्म हुआ सेकंड पार्ट, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि क्या है, कोएगुलेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो डैमेज्ड एंडोथीलियम थी उसने कुछ क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज किया, जिसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। फाइब्रिन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा, प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन में जो भी गैप्स बने थे उनको ये सील कर देता है और क्लॉट फॉर्मेशन को स्टेबलाइज कर देता है। तो यहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन दिख रहा है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन भी दिख रहा है। अब फाइब्रिन क्या करेगा, जो भी यहाँ पे गैप्स है इनमें डिपॉजिट हो जाएगा, क्लॉट को सील कर देगा, सील्स द गैप एंड स्टेबलाइज द क्लॉट फॉर्मेशन। आप सेम चीज़ को इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हो। यहाँ पे डैमेज ब्लड वेसल हुई, जिसने क्या किया, सबसे पहले हमें यहाँ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन दिखा और इनिशियली ब्लड फ्लो को लिमिट किया जिससे कि ब्लड लॉस भी कम हो सके। फिर सेकंड पार्ट क्या था, फॉर्मेशन, प्लेटलेट फॉर्म है स्टिकी प्लग। यहाँ भी जो भी प्लेटलेट एक्टिवेटेड थे उन्होंने क्या किया, इसको इनिशियली सील करने का काम किया। तब तक जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर थे उन्होंने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, और फाइब्रिन ने क्या किया, जो भी क्लॉट था ना उसको स्टेबलाइज कर दिया, यहाँ पे ऐसे डिपोजिशन करके बेसिकली इनसॉल्यूबल क्लॉट का फॉर्मेशन किया। अब हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। तो हीमोस्टेसिस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है बिटवीन ब्लड वेसल, प्लेटलेट एंड कोगुलेशन फैक्टर टू फॉर्म ए क्लॉट एंड प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो जो भी हमने अभी पढ़ा उससे ये बात हमें समझ में आती है। स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सी हो जाएगी, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी होता है। फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जो कि थोड़ा सा टाइम लेके होता है। फिर सबसे लास्ट में होता है ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोएगुलेशन। वेसोस्पैज्म में क्या होता है, इमीडिएटली फॉलोइंग द इंजरी ब्लड वेसल अंडरगो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड लिमिटिंग ब्लीडिंग। इसके अंदर जो ब्लड वेसल के सराउंडिंग मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि ब्लड वेसल का ल्यूमन कम हो जाता है और ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाता है। ये इनिशियल रिस्पॉन्स होता है इंजरी के लिए, जो कि टेम्परेरीली ब्लड लॉस को रिड्यूस कर देता है। सेकेंड होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ब्लड के अंदर प्लेटलेट जब भी एक्सपोज होंगे कोलेजन फाइबर से या फिर डैमेज्ड एंडोथीलियम से, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे और एक प्लग का फॉर्मेशन करने लगेंगे और सील कर देंगे जो भी डैमेज ब्लड वेसल है उसको। इसके मैकेनिज्म के अंदर भी 3 स्टेजेस होती है, एडहेशन, एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन। यहाँ पे जो प्लेटलेट का एडहेशन है उसमें वॉन विलिब्रेंड फैक्टर जो है वो रोल प्ले करता है, और जो भी प्लेटलेट एडहेर हो चुकी है वो कुछ फैक्टर्स और रिलीज करती है जो कि फर्दर प्लेटलेट के एग्रीगेशन और एक्टिवेशन में हेल्प करता है। अब जैसा ऐसा होता रहेगा तो बहुत सारे प्लेटलेट्स डैमेज साइट पे ज्वाइन हो जाएंगे और एक एग्रीगेशन का फॉर्म करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट प्लग। इसका पर्पस क्या है, ये क्या है, इनिशियल फेज ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन।
जो थर्ड और लास्ट स्टेप थी हमारी वो थी कोएगुलेशन। जो कोएगुलेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो डैमेज एंडोथेलियम है उसने क्या रिलीज किया, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर, जिसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो एक्टिवेटेड फैक्टर, फैक्टर का नाम याद नहीं रखना है, केवल अभी इतना देखना है कि एक्टिवेटेड फैक्टर कन्वर्ट्स टू फॉर्म थ्रोम्बिन। यहाँ पे थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हुआ विच कन्वर्ट सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन इनटू इनसॉल्यूबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स, जो कि इवेंचुअली क्या करेगा, प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज कर देगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।